अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं नौशेरवान और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी सईद चौधरी साहब। सर कैसे हैं? सर गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मैंने ज़रा अपने व्यूअर से अपील करनी है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पर टच कर लें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल सके। सर मामला ये है कि कल रात की बात है, पब्लिक टीवी पे एक प्रोग्राम था। अदनान हैदर साहब एंकर थे, उनके पास मेहमान बैठे हुए थे एक और एंकर इमरान खान साहब। ठीक है। और उन्होंने एक नासिर मिट्टू साहब का नाम लिया और उन पर इल्ज़ाम लगाया कि वो कब्ज़ा माफिया का हिस्सा है, DHA में काम करते हैं, और साथ में ये इंकशाफ कर दिया कि वो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के रिश्तेदार हैं। यार ये रिश्तेदार होना कोई ग्राह थोड़ा है। बिल्कुल। जिस बंदे को उनके पूरे नाम का नहीं पता तो उस बाकी इंफॉर्मेशन की आप क्या बात करेंगे। वो दरअसल हैं साबर मिट्टू साहब। अच्छा। साबर हमीद खान मिट्टू उनका पूरा नाम है। वो ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग से वाबस्ता उनका कारोबार था किसी दौर में। ठीक। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के भी वो रहे हैं। हाँ। वो समधी हैं जनरल कमर जावेद बाजवा के। ठीक हो गया। अब यार वो उस वक्त से इस काम में हैं, बिजनेस में, जब बाजवा के साथ ना उनकी रिश्तेदारी थी ना बाजवा साहब को कोई जानता था। वो तो इससे पहले के इस काम में हैं। बिल्कुल। वो ज़ाहिर है वो जो पार्ट्स वाला काम था, ऑटो पार्ट्स वाला, हाँ जी। उससे जो पैसे थे उससे उन्होंने कुछ काम तो शुरू करना था ना। हाँ जी। फिर वो सुल्तान स्टेट एंड डेवलपर्स हैं, उनके साथ उनकी वो फाइनेंसर थे, वो क्या कहते हैं जो पैसे खर्च करते हैं, इन्वेस्टर। ठीक है ना। मलक अरशद और मलक अमजद दो भाई हैं उनकी। वो है। फिर एक उन्होंने शहर बनाया है, एक यानी हाउसिंग स्कीम है। अच्छा। उनकी। तो अब जब इनकी उनके साथ रिश्तेदारी होगी है ना, उसके बाद अगर पहले भी डेवलपमेंट का काम जो है जिनके साथ ये माजी में कारोबार करते रहे हैं, अगर उनको वहाँ डेवलपमेंट का कोई काम मिल गया है तो कब्जा माफिया कैसे हो गए? ये होता है पता क्या है, मैं तो छोटे छोटे वाक़यात सुना देता हूँ आपको। या तो पकड़ के लाए ना, ये कब्जा किया हुआ है, ये है, सिर्फ इस वजह से कि उनका कारोबार ठीक चल रहा है मिट्टू साहब का, और वो जनरल साहब के रिश्तेदार हैं। और ये उसी तरह जैसे कामरान कियानी साहब नहीं होते थे, बिल्कुल, ठीक है ना, अशफाक परवेज़ कियानी के भाई, उस तरह का कुछ स्कैंडल बना जाते कि भाई के वो उनके नाम पे वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। कियानी साहब को भी एक्सटेंशन मिली थी और बाजवा साहब को भी एक्सटेंशन मिली हुई है। एक्सटेंशन के बाद थोड़ी सी लोग जो है मुँह फट हो जाते हैं। ये जब बड़े आदमी के साथ रिश्तेदारी होती है ना, फिर कोई सिफारिश करवाने की ज़रूरत नहीं होती, उनके काम खुद होते जाते हैं। ये सज्जाद मखदूम सज्जाद हुसैन कुरैशी होते थे। ये आपके जो वज़ीर ख़ारजा हैं शाह महमूद कुरैशी के वालिद साहब, ये गवर्नर भी रहे हैं पंजाब के। जब नवाब ऑफ कालाबाग जो हैं वो गवर्नर थे और बड़े डाडे रोबदार और बड़ा था, ये सज्जाद हुसैन कुरैशी साहब और वो दोनों ना आपस में क्लास फेलोज रहे हैं, यारी दोस्ती थी। अब ये मुल्तान में किसी DC को काम शाम कहते हैं, सज्जाद कुरैशी साहब जैसे सियासतदानों के होते हैं छोटे मोटे काम, जायज़ काम भी हो सकता है, तो वो कोई लिफ्ट नहीं करवाते थे। हालांकि उनको पता था कि ये जनाब कुरैशी साहब जो हैं वो कालाबाग के क्लास फेलो रहे हुए हैं, जानने वाले हैं। तो इन्होंने कालाबाग से बात की, उन्होंने कहा यार अच्छा मैं तो नहीं सिफारिश करता, लेकिन मैंने मुल्तान आना है फलां दिन, तू ना रेलवे स्टेशन पे आ जाना और वहाँ आकर ना बैठ जाना स्टेशन मास्टर के कमरे में। अब जनाब नवाब साहब गए हैं, ट्रेन पे सफ़र होता था, कराची तक भी ट्रेन पे जाते थे, तो ट्रेन पे गए हैं वो नवाब साहब कालाबाग। तो वहाँ उतरते उन्होंने कहा यार वो मेरे दोस्त हैं मखदूम, सज्जाद किधर है, सज्जाद किधर है। वो पूरी भगदड़ मच गई कि सज्जाद कुरैशी किधर गया, सज्जाद कुरैशी कौन है। वो जनाब आखिर ना कोई 10-15 मिनट बाद, और नवाब साहब गुस्से में, वो ढूंढो किधर हैं, वो लाओ मेरे दोस्त। वो पता चला कि स्टेशन मास्टर के या असिस्टेंट स्टेशन मास्टर के कमरे में बैठे हुए एक साहब, उनका नाम सज्जाद हुसैन कुरैशी है। उनको ले आए, मुले वो उसके साथ रह रुए थोड़ी देर, जितनी देर भी रहना था। उसके बाद वो अब कालाबाग साहब ने जो अपना काम करना था दौरा शौरा करके आ गए। उसके बाद सज्जाद साहब का काम रुका नहीं, ठीक है ना। DC कमिश्नर ये वो सारे जो हैं वो फुल ताबेदार।
इसी तरह का भुट्टो साहब का एक वाक़या है। भुट्टो साहब के रुकन थे, वर्कर थे लाहौर से। तो जब वो वज़ीर आज़म बन गए तो उन्होंने कहा जनाब वो हाँ भी चाचा तेरा कि तू वज़ीर आज़म हो सा। वो चाचा कहता मैं गया वज़ीर आज़म हाउस। भुट्टो साहब मुझे मिले। उसके बाद उन्होंने कहा अच्छा यार तो ऐसा करना, मैं फ़लाँ तारीख को लाहौर आ रहा हूँ एयरपोर्ट पे, तो तू उधर आ जाना। चाचा कहता मैं सोच के गया था यार कोई छोटा मोटा प्लाट लूट ले लेंगे वज़ीर आज़म से, और वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो उन्होंने तो मुझे कहा कि लाहौर आके मिल मैंने। वो कहते हैं मैं चले गया एयरपोर्ट पे। एयरपोर्ट पे ज़ाहिर है उस वक्त इतनी सिक्योरिटी का मसला था, लेकिन फिर भी सिक्योरिटी थी। तो मैंने देखा तो मुझे जाने नहीं दे रहे ना सिक्योरिटी वाले। तो मैंने ना दूर से आवाज़ दी भुट्टो साहब को ऐसे हाथ करके। उन्होंने कहा चाचा आने दे आने दे आने दे आने दे। उसके बाद वो कहता है मेरे ना उन्होंने कंधे पे हाथ रखा और मुझे ना साइड में ले जाके मुझसे हाल चाल पूछते रहे, बेटा ठीक है, ये वो बच्चे ठीक हैं, फलां ठीक है, ये और ठीक है, चलो ठीक है, फिर मुलाकात होती है। वो कहता है इतनी बात करके तो मैं फिर बड़े गुस्से में कि यार ये भुट्टो ने की किया यार, मैं इतनी मुश्किल ना तोड़ के स्कूटी पहुंचे हैं और मैंने फिर रखाता। कहता वो घर पहुंचा हूँ अभी। तो जनाब DC लाहौर, चीफ सेक्रेटरी, मुतलका सेक्रेटरीज, चाचा जी काम दसो कीजिएगा, ठीक है ना, काम बताएं। यार जब जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जो समधी है तो क्या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को कुछ कहने की ज़रूरत है कि जनाब इनको गुजरांवाला का MOU साइन कर लें इनके साथ DHA का, या DHA वैली इस्लामाबाद की डेवलपमेंट इनको दे दें, या DHA फलां की डेवलपमेंट इनको दे दें? वो कहने की ज़रूरत है? वो डेवलपर्स हैं, उनकी एक जो जिनके साथ वो काम करते रहे हैं, बिल्कुल ठीक है ना, सुल्तान वालों के साथ जिनके साथ भी, तो वो कहने की ज़रूरत ही नहीं। वो उनका एक बिजनेस है, बिल्कुल जैसे बाकी बिड देते हैं वो भी देते होंगे। तो इसमें ऐसा क्या है कि बना दिया वो, बस ये ठीक है बात कि वो उनके समधी हैं। समधी होना जरूरी, समधी रिश्ते काम ना करे, कारोबार ना करे कोई, ठीक है ना। लेकिन वो ये है कि जैसे मैंने बताया कि बगैर सिफारिश के काम उनका ज़रा उठ जाता है, वैसे ही उठ जाता है। हमारे गवर्नर पंजाब जो हैं इनके भाई हैं रमज़ान, रोबोट एक सिंह में एडमिनिस्ट्रेशन चलाई हो रहे हैं। अच्छा हाँ, ये ऐसे होता है। वो पता है गवर्नर का भाई है, भाई जी बलैतों आया होगी, ठीक है ना, रमज़ान जाना बलैतिया, तो फिर हो तो जाता है, ठीक है ना। तो इसी तरह इनका को अगर थोड़ा बहुत जैक लग गया होगा, ठीक है ना, अगर बराबर पे जा रहे हैं 19-20 का फर्क किसी ने निकाल भी दिया कि यार ये उसका समधी है, तो इसमें क्या है, कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है ना, ठीक हो गया। सर जो अफवाहें चल रही होना नहीं चाहिए, अदनान हैदर को नौकरी से निकाल दिया गया। अच्छा हाँ, ये बात मैं ये भी कर दूँ, ये आप कन्फर्म कर लें, पता कर लें कि क्या आपको फ़ोन आया है उनको निकाला गया है, या जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनके चैनल की पब्लिक की, उन्होंने डर के निकाल दिया है। उन्होंने डर के निकाला था, कोई फ़ोन शून नहीं आया था ऊपर से, और कोई किसी ने दबाव नहीं डाला था। लेकिन उसको जब अफेयर किया है, लगा ये कि जनाब पता नहीं ऊपर से कोई आ गया, जनाब इसका रगड़ा निकाल दिया है, और ये बल्कि ऊपर से ये फ़ोन तो आ सकता है यार ये तो सिक्की की तैम सारी बदनामी कर रहे हो, बहाल करो। ये नहीं हो सकता कि उन्होंने फ़ोन किया हो, वो वही बात जो मखदूम सजाद अली वो और चाचे वाली भुट्टो वाली, वही बात के वैसे डर के उन्होंने निकाल दिया है पहले, ठीक है। सर इमरान खान साहब आज गए थे साहिवाल, अच्छा जी, वहाँ पे उन्होंने एक तकरीब से खिताब किया और बड़ी अजीब सी बात की, उन्होंने कहा सिंध हमारा सूबा नहीं। यार ये जो है ना वज़ीर आज़म साहब, उन्होंने कई बातें की हैं वहाँ। हाँ जी, कल उन्होंने फरमाया था कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट है ना, करप्शन की जो दास्तान है, बिल्कुल ये पढ़ें, उर्दू में तर्जा करवा लें और पढ़े, फिर पता चलेगा किस दौर की है। ये तो नून लीग के दौर की है। आज उन्होंने वहाँ ये फरमाया है कि मैं तो पढ़ी नहीं यार, तो उनको कह रहे हैं पढ़ लें पहले, तो आप पढ़े बगैर क्यों कह रहे हैं कि जनाब ये तो पुराने दौर की है। ये इस तरह की करते रहते हैं। अब ये जो है ना सिंध वाली बात, वो उन्होंने बात की है इस तनादर में कि जो सेहत कार्ड है ना, वो एहसास प्रोग्राम है इनका एक, ऐसे हाँ ये एहसास प्रोग्राम भी है ना यार, वो बेनजीर वाला जो इन्होंने चोरी किया हुआ है, वही ठीक है ना। वो बात कर रहे थे कि सिंध में हमने आबादी के तनासब से ज़्यादा वहाँ पेमेंट्स किए हैं। 1 खरब पता नहीं कितने 83 अरब टोटल उस एहसास प्रोग्राम में कोरोना के दौरान इन्होंने लॉकडाउन के दौरान लोगों को दिए थे।
वहाँ ही इन्होंने फरमाया सिंध हमारा सूबा नहीं है। इससे मुराद ये नहीं थी कि सूबा, इनको मुराद है वहाँ हमारी हुकूमत नहीं, ठीक है, कहना ये चाह रहे। लेकिन क्योंकि जो वज़ीर आज़म होता है उसको अल्फाज के चुनाव में या जो लीडर होता है बहुत एहतियात की ज़रूरत होती है। बिल्कुल, ये बात इनके गले पड़ सकती है। सिंध हमारा सूबा नहीं है तो फिर किसका सूबा है? अगर फ़र्ज़ करें आपकी हुकूमत वहाँ नहीं भी है, अगर आपकी हुकूमत वहाँ नहीं भी है तो आप वज़ीर आज़म, यार वज़ीर आज़म पूरे पाकिस्तान के हैं, आप सिर्फ पंजाब और केपी के या बलूचिस्तान के वज़ीर आज़म नहीं हैं, सिंध के भी हैं। सोचते सोचते नहीं, बस ऐसे ही इन्होंने जो मुंह में आया और वो कह दिया। ये देखिए मैं आपको बात बताऊं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब 70 के इलेक्शन के बाद ना, इधर उनकी 85 समथिंग सीटें थी, अक्सरियत थी मगरबी पाकिस्तान में, मशरक़ी पाकिस्तान में अवामी लीग थी। बिल्कुल। तो इन्होंने खिताब फरमाया और आपको याद होगा अब भी लोग कहते हैं जब इन पर इल्ज़ाम लगता है ना कि बांग्लादेश बनने की जो किरदार हैं उनमें भुट्टो साहब का नाम आता है, मुजीबर रहमान का और जाइया का। भुट्टो का नाम आता है और उसके हक में दलाइल देते हैं, इस दलील के हक में कि भुट्टो भी शामिल था उन किरदारों में, और भुट्टो के खिलाफ इधर तुम उधर हम। उन्होंने खिताब के दौरान कहा उधर तुम जीते हो इधर हम जीते हैं। उनकी उर्दू थोड़ी सी गड़बड़ थी, तो बाद में तो ठीक हो गई थी। इधर तुम उधर हम, यानी कि इधर बाद में बड़ी वजाहतें की कि उधर आप हुकूमत, यानी उधर आप काम करें इधर हम काम करते हैं, ये है मतलब इसका कि उधर आप हुकूमत बनाएं इधर हम हुकूमत बनाएं, सवाई इस टाइप की बातें। तो वो जनाब अब तक उनके गले का फंदा बना हुआ है, इधर तुम उधर हम। वो एक आज़ाद अखबार था, वो अब्बास सत्तर साहब क्या, वो बड़े सीनियर थे, शाह साहब, वो उन्होंने ये लगा दी थी इधर तुम उधर हम। अब अगर कल को अखबार सारे ये लगा दें सिंध हमारा सूबा नहीं, वज़ीर आज़म इमरान खान, इस बात से मुकर नहीं सकता ये, अगर कोई लगा दे। अब देखो ना फ्रांस की जो मलका थी जिसने कहा कि यार अगर इनको ब्रेड नहीं मिल रही तो केक खा लें, वो ज़रबल मिसल बना हुआ है। इसी तरह ये बोंगी जो है ना, जिन्होंने मार दी है वज़ीर आज़म साहब ने, इनको पहले भी हमने कहा यार सोच समझ के, वैसे तो उस वक्त टाइम जो था वो नॉर्मल इनके होने का था, उस वक्त ये नींद शींद पूरी कर रखे होते, लेकिन पता नहीं ये बोंगी कैसे बच गई उन्होंने। तो अल्लाह ताला बस रहम करे उन्होंने, नफरत में पीपल्स पार्टी असल यार तो बड़ी सही जगह पहुंचे ये लफ्ज़ सर, क्योंकि इसका इजहार अली जदी साहब ने भी। हाँ, इससे ये है ना, हाँ अली जदी साहब का जवाब दो, थोड़े जवाब दे, थोनों क्यों जवाब देना, वो अपनी सूबे में जवाब देने के थोनों जवाब दें। अजीब अजीब सूरत। असल में देखना ये इससे ये भी पता चलता है कि ये सिंध को देना नहीं चाहते लेकिन मजबूरन देना पड़ गया। सिंध के साथ सौतेले वाला सलूक इस बयान से ज़ाहिर हो रहा है। बिल्कुल। और इधर तुम उधर तुम वाला ये बात है ना, अगर अखबारों पे तो आज़ादी कोई नहीं, आपको आपने खुद ही तो बताया कि वो पब्लिक टीवी वालों ने बंदे को ठीक है ना फायर कर दिया, तो अखबारों में जान ही नहीं। हाँ जी, अगर ये कोई अखबारों में जान हो, ये लगा दे सिंध हमारा सूबा नहीं है, बीबी को लगा दे। बिल्कुल बिल्कुल मुमकिन है सुबह के अखबार में, ठीक है ना। तो बल्कि हो सकता है सोशल मीडिया पे हो सकता है कोई काम उठा दे, ये कर दे वो कर दे, इस तरह का इशू है सारा। तो सर अगला मामला ये है, वो जो ब्रॉडशीट इंक्वायरी कमेटी है उसके TORs, हाँ वो इंक्वायरी कमेटी के बजाय उन्होंने कमीशन कर दिया। कमेटी का तो कानूनी कोई नहीं था, वो कमीशन होता है। कमीशन के अब कल भी हमने जिक्र किया, कमीशन की जो है सिफारिशात जो होती हैं वो किराए से होती है। उनमें उन्होंने कहा ये कैसे बनी, वो वहाँ क्या गड़बड़ें थी और माहदे में कोई गड़बड़ थी, फिर ये वापस क्यों हुआ, यानी ब्रॉडशीट के हवाले से 3-4 सवाल हैं। और 2008 में जो 15 लाख के हमने बताया हुआ है कि $15 लाख इन्होंने पे कर दिए थे जेम्स जेरी को, बिल्कुल हाँ टॉम एंड जेरी वाला हमने करके, ठीक है ना, उसको उन्होंने डाला बीच में। और फिर अभी जो पेमेंट हुई है उसको डाला है। लेकिन साथ ही एक इन्होंने काम और डाल दिया। वो काम ये डाला है कि जो इंक्वायरी थी ना, इस बात का भी देखे कि जो अदायगी की गई है वो कवायद के मुताबिक है कि नहीं। और जो गैर कानूनी असासे थे सियासतदानों के जिनके जो एक लिस्ट दी थी, उसको क्या नाम था, उसको ब्रॉडशीट को, कि ये पता करना है, वो भी पता करेंगे क्यों बंद हो गए हैं। अच्छा, वो इंक्वायरियाँ
या रेफरेंसेस क्यों बंद हो गए हैं, उनके जिम्मेदार कौन है, जिन्होंने बंद किया है। बिल्कुल। अगर बंद हुए हैं क्या वो सही हुए हैं, अगर नहीं हुए तो उनके जिम्मेदार कौन है, जिम्मेदारों का भी तयन ये करेगा। मसलन ये कि स्विस अकाउंट्स क्यों बंद हो गए, वो कौन, इंक्वायरी क्यों बंद होगी, सरे महल वाली क्यों बंद होगी, और हदैबिया पेपर मिल क्यों बंद होगी, ये सारी लिस्टें दी हुई नहीं थी ना उन्होंने। हाँ जी। अब इसमें क्या ये जनरल अमजद को बुलाएंगे? कौन बुलाएगा? ओके, फारूक आदम जो ऊपर जाना पड़ेगा। ठीक है ना ठीक है ना, उनके बेटे को तो बुला सकते हैं ना, उमर फारूक आदम को, ठीक है ना, उनको बुला लें। अब जो हदैबिया वाली जो जो बात करें स्विस अकाउंट्स वाली, वो इफ्तिखार चौधरी के दौर में NRO केस था ना, NRO कलम कर दिया, उसके बाद उन्होंने कहा जी उन खत में लिखो, जितने NRO के तहत सारे जो है ना वो उन्होंने मफामती आर्डिनेंस था ना, कौमी मफामती आर्डिनेंस NRO के सारे रेफरेंस सियासतदानों के खिलाफ, जो बने थे 99 से पहले, 1999 यानी फौजी इनकलाब से पहले, मुशर्रफ वाले पहले जितने भी रेफरेंस वो ख़त्म, ये उसमें था, वो सारे पहले के बने हुए थे। पीपल्स पार्टी को ज़्यादा फ़ायदा हुआ था, और फिर MKM को फ़ायदा हुआ था, कत्ल शत्ल के केस भी, उन्होंने NRO उड़ा दिया। अब कहा जनाब ये करें, खत लिखे, खत नहीं लिखा, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब चले गए घर तौहीन अदालत में, राजा परवेज़ शराफ आ गए। अब उस बेंच जिसने ये खत लिखवाया था और ख़ुद डिक्टेट किया था और ख़ुद उसकी करेक्शन की थी, वो थे आसिफ सईद खोसा साहब। अच्छा। और उसके बाद उन्होंने कहा चलो दौड़ो, कोई काउंसिल नहीं, ठीक है ना। इन्होंने अभी कोई महादा शादा भी किया उसके साथ, स्विट्जरलैंड के साथ, के 2021 से वो ना देना शुरू करेंगे थोड़ा बहुत, कि आपके यहाँ इनकम टैक्स वगैरह ना FBR को वो दिया करेंगे, इतने कौन है वहाँ पैसे ही नहीं है। तो फिर वो खोसा ग्रुप अपना खोसा साहब को ही पकड़ेंगे ये उसमें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये हो गया। हदैबिया वाले में था, लाहौर हाई कोर्ट के 3 जज थे जिन्होंने कहा था ये दोबारा नहीं खुल सकता। उनमें से एक तो बेचारे उनके खिलाफ इन्होंने रेफरेंस बना दिया था, जुडिशल रेफरेंस उधर जुडिशल काउंसिल में, उनको रिज़ाइन करके चले गए थे कि साकम सार के साथ उनकी होगी थी। उन्होंने कहा यार तू तो इंसाफ ही नहीं कर सकता, चल मैं इस्तीफ़ा दे देना। और फिर जब ये लाहौर हाई कोर्ट ने किया ना, अब 5 रुकनी बेंच का याद करें, उन्होंने कहा जनाब अपील क्यों नहीं की थी? अपील करनी थी, 2014 की बात है जब लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि ये रीओपन नहीं हो सकता। अब पनामा में ये 5 जज जो थे जिनमें अजमत सईद साहब भी थे, उन्होंने कहा कि जनाब आप अपील करें। उनका ये टाइम बार्ड हो गया ना, कि तुम करो अपील, असि टाइम बार्ड खत्म कर देंगे, यानी याद लांगे भी गई है तो असि बैठे हैं, कोई गल नहीं, वो लग जाएगी। वो लग गए जाके वहाँ। अब वहाँ ये बात खुली कि जो एडिशनल प्रोसिक्यूटर थे ना, उन्होंने राय दी थी चेयरमैन को, कमरुज़्ज़मान चौधरी को 2014 में, कि अपील करने का फ़ायदा कोई नहीं। एक तो उसमें ना मियाँ शरीफ से लेकर नीचे तक, बच्चे तक, तमाम लोग मुल्ज़म थे बनाए हुए। उनके एक तो 15 साल पुराना केस है, मियाँ शरीफ फौत हो गया हुआ है, तो ये ना लगेगा इल्ज़ाम कि शायद ना नैब कोई इंतकामी कार्रवाई कर रहे हैं। तो 2 जजों का फैसला लाहौर हाई कोर्ट के, और बिला जवाज़ फैसला नहीं, जवाज़ कानूनी जवाज़ दिया है, ठोस वजूहात, तो नहीं जाना चाहिए। उस वक्त के आगा थे प्रोसिक्यूटर जनरल, ठीक है, उन्होंने अपने एडिशनल से इत्तेफाक करके चेयरमैन को भेज दिया। अब के आगा कौन है? के आगे इस वक्त सिंध हाई कोर्ट के जज हैं, उनको पकड़ेंगे ये। उन्होंने बंद किया ना, फिर बंद करने वाले तो वो लोग थे। तो ये क्या निकालना चाह रहे हैं इससे? आप ये समझते हैं कि शायद इससे इंक्वायरी होगी ना, वो आप उनको ये भी इख्तियार दे दिया कि नई कमीशन जो है इंक्वायरी कमेटियां बना सकेगा, मतलब किस काम के लिए तुम इंक्वायरी करो, कि शायद 45 दिन में कोई ऐसा काम हो जाए, दोबारा हम खोल लें, दोबारा इनको काबू कर लें। तो ये भी एक मौका था काम, लंबाई काम है, लंबा काम है इसमें से। तो सर वो ब्रॉडशीट से जुड़ी एक और खबर है, वो पब्लिक अकाउंट कमेटी वाला मामला, स्पीकर साहब ने पैगाम भेजा। अच्छा हाँ, वो जो था ना अपने उसके पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन राना तनवीर साहब, नून लीग के हैं वो। हाँ जी। ये एक इन्होंने बनाया हुआ है कि जो PAC है ना, उसका चेयरमैन अपोजिशन से होगा। हाँ जी। तो वो हैं, उन्होंने इस पर नोटिस दिया कि हाँ जी, वो स्पीकर साहब ने फरमाया कि यार वो तो कमीशन बनाता तो ना करो। स्पीकर का क्या काम है? ये स्पीकर होता है गैर जानबदार,
मुकम्मल गैर जब थे ना खालिद मलक, क्या नाम था वज़ीर आज़म, मिराज खालिद, जब वो स्पीकर बने ना बेनज़ीर के दौर में, तो उन्होंने जो बुनियादी रुकनीत थी पीपल्स पार्टी की वो छोड़ दी थी। बरतानिया में जहाँ से हमने ये पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया हुआ है, वहाँ जो स्पीकर है वो इतना गैर जानबदार होता है कि जब वो अगर दोबारा इलेक्शन लड़ना चाहता है ना, तो दूसरी पार्टी उसके मुकाबले में उम्मीदवार नहीं देती। यानी वो अगर 10 दफ़ा इलेक्शन लड़ना चाह रहा है तो 10 बार बिला मुकाबला हो जाता है। यानी अगर ये हो सकता है कोई आज़ाद खड़ा हो गया, कोई छोटा मोटा खड़ा हो गया, उसको कहते ही हल्का नियाबत स्पीकर, कंस्टिट्यूएंसी ऑफ स्पीकर, यानी स्पीकर का हल्का वो हो जाता है, इस हद तक होता है। और ये स्पीकर साहब कह रहे हैं कि जनाब आप ये ना करें, ये तो हुकूमत का हिस्सा बने हुए हैं। ये स्पीकर ये तो पार्टी है, उनकी पार्लियामानी पार्टी के इजलासों में शरीक होते हैं, ठीक है ना। और आज उन्होंने तहरीक इस्तेहकाक पेश करने की कोशिश की है नून लीग के, और इन्होंने इजलास ही मुलतवी कर दिया। भाई वो तहरीक इस्तेहकाक है, इस्तेहकाक कमेटी को दें, वो कह दे कि नहीं भाई तेरा नहीं बनता, चल दो। बिल्कुल। तो वहाँ बाबर अवान जो गैर मुंतखब आदमी है वो वहाँ उसका जवाब दे रहा है कोई मुंतखब वजीर देता ना, बिल्कुल, ठीक है ना। यानी बाबर अवान साहब असेंबली में वोट नहीं कास्ट कर सकते, तकरीर नहीं कर सकते। तकरीर का तो एक आइन का आर्टिकल है कि बशीर जो है मावनीन जो है ये कर सकते हैं खताब, लेकिन वो ये भी एक गलत रवायत है। जवाब देने के लिए वजीर को होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है ना। और जवाब दे, बशीर जवाब दे उस चीज़ का जो सवालात पूछे जाते हैं ना, वक्फा सवालात, हाँ जी, उसमें कोई उसके मुतल्लिका बात हो जवाब दे दे। लेकिन असेंबली की कार्रवाई के दौरान तू मैं करनी, तुम्हारे पास तो इख्तियार ही नहीं है, तुम कौन हो, तुम तो असेंबली के मेंबर ही नहीं हो, बिल्कुल, ठीक है ना। यू आर एलियन, आप अजनबी हैं, ऊपर से उतरे हुए घर के नीचे आके, ठीक है ना। तो ये इस तरह सारा मामला तैयार हुआ। सर अब टाइम बढ़ता जा रहा है, लेकिन आखिरी बात सिर्फ ये कि सोशल मीडिया पे बड़ा शोर मचा हुआ है और पीटीआई के बड़े समझदार अरकान जो मेंबर हैं असेंबली के, वो टीवी टॉक शोज में अलग अलग कह रहे हैं कि ये आरिफ नकवी को बरतानिया से अमेरिका की हवालगी का जो फैसला है ये नवाज शरीफ की वापसी का रास्ता क्लियर करेगा। यार ये जो लोग हैं ना गुफ्तगू करने वाले, अब मैं इनको इनकी अकल पे मातम ही किया जा सकता है। ओ भाई अमेरिका में कानून है, अमेरिका का में किसी बंदे ने जुर्म किया हो ना, या अमेरिकी शहरी पाकिस्तान में फ़र्ज़ कर लें, पाकिस्तान में अगर कोई अमेरिकी कत्ल हो जाता है तो अमेरिका के कानून में ये है कि वो उसका जुरिस्डिक्शन जो है, दायरा इख्तियार जो इनका है वो पाकिस्तान तक चल जाएगा। जहाँ उनका बंदा मरा है वहाँ तक उनका दायरा इख्तियार अमेरिका। और अमेरिका और बरतानिया में तो तहवील मुल्ज़मान के माहदे हैं, वो उनका पकड़ के ले जाए, वो अपना ले जाते हैं, उनका ले जाए। किसी दौर में तो एक ही थे ना, ठीक है ना, एक अम्मा जी एक अब्बा जी है, तो ले जाते। पाकिस्तान के साथ तहवील मुल्ज़मान का माहदा तो क्या है, वो जो मावनत होती है, कानूनी मावनत का भी कोई माहदा नहीं है, तो ये उस पर कैसे इतलाक़ होगा। भी बस बना के ना वो उसको लेकर, वो तो इंडिया का भी एक बंदा जो है वो कोई अरबों रुपया का वो फ्रूडिया था, वो उन्होंने दे क्यों इंडिया के साथ उनका एक माहदा है। पाकिस्तान के साथ तो, पाकिस्तान का तो दुबई के साथ नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है, कतर के साथ, सऊदी अरब के साथ, इस्लामी ममालिक है उनके साथ भी कोई माहदा नहीं है, इनका है ही नहीं, क्योंकि इनको किसी ने मुल्ज़म ठहरा नहीं होता है। तो ये बस है कि वो कानून का बस ऐसे ही है, जैसे इमरान खान कहते हैं ना, वो पूरे पाकिस्तान को बेवकूफ़ समझते हैं, कहते हैं किसी को कल नहीं बस जो दिल बोली जो वो कह रहे हैं जनाब कि वो ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट जो है वो पुरानी है, तो ये उर्दू करके पढ़े। अब उर्दू करवा के खुद पढ़ा है तो पता चला कि जनाब ये तो, लेकिन सर देखें इन्होंने मजबूर कर दिया ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को वजाहत देने पे। उसने बता दी कि 2019 की रिपोर्ट है भाई। चले खैर, आपने सुन ली तमाम मामलात पे चौधरी साहब की राय। आपकी क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।